हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले देश में नफरत फैला दी गई है। जी, नफरत भारी पड़ रही है प्यार पर, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत बोले जीत और हार तो लगी ही रहती है, लेकिन अब तो पूरे देश में आंदोलन होगा, तभी इस देश की स्थिति सुधरेगी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल हारे जरूर है, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि संघर्ष जारी रहेगा, हम इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे, एक ना एक दिन जनता जरूर समझेगी कि बीजेपी और हम में क्या फर्क है, क्योंकि दोस्तों किस तरीके नफरत फैलाई जा रही है ये आप भी जानते हैं। वहीं पर दोस्तों, सीएम चन्नी अपनी दोनों सीट से चुनाव हार गए दोस्तों। जी हां, दोनों सीट से चुनाव हारे हैं चन्नी, यानी कि कांग्रेस का ये डिसीजन उनके लिए बहुत ही महंगा पड़ गया है। इसके बारे में बताएंगे कौन कौन पूर्व मुख्यमंत्री जो है यहां पर बुरी तरीके से हारे हैं। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आजम खान और अब्दुल्ला आजम, जिसके नाम पर बीजेपी पूरे चुनाव को घुमाती रही, उन दोनों दोस्तों बाप बेटों ने पूर्ण बहुमत या फिर यूं कहते हैं कि बम्पर जीत हासिल की है। बादशाह की एक नहीं चल पाई, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बैलेट पेपर में आखिर ऐसा क्या था जो अखिलेश यादव लगातार लीड करते रहे, बीजेपी से आगे रहे। जैसे ही ईवीएम खुली दोस्तों, अखिलेश यादव पिछड़ते हुए नजर आए, यानी कि ईवीएम में बड़ा घोटाला हुआ है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चाचा शिवपाल ने भी की अपने नाम की जीत दर्ज, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें, आपका बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल ये तो शुरुआत है, अब सारे परिवारों की जो राजनीति है उसको खत्म करेंगे, हर जगह आपकी सरकार होगी, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को धीरे धीरे कर हिंदू मुसलमान में ढालते चले जा रहा है, और दोस्तों देश कहीं ना कहीं उस राह पर भी चल रहा है। बताएंगे कैसे विपक्ष ने जमकर घेरा है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, कि कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, एक बात तो साबित हो गई है कि अखिलेश यादव वाकई में एक ये कह सकते हैं मजबूत सीएम बनकर उभरे। भले ही दोस्तों अखिलेश यादव की जीत नहीं हो पाई, भले ही अखिलेश यादव एक बहुमत का आंकड़ा पार करने से पीछे रह गए, लेकिन दोस्तों अखिलेश यादव की हिम्मत को दाद देना पड़ेगी, क्योंकि अखिलेश यादव जगह जगह गए, हर विधानसभा गए, उन्होंने जगह जगह जाकर प्रचार करा, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों अखिलेश यादव कहीं ना कहीं कमी रह गई और अखिलेश की सरकार नहीं बना पाए। आप जिससे पूछोगे दोस्तों वो कह रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन दोस्तों मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता। मैं सोचता हूं दोस्तों कि अखिलेश से कोई कमी नहीं रही। अखिलेश यादव ने पूरी कोशिश की, उनकी तरफ से उन्होंने पूरा 100% दिया कि वो सत्ता में आए और बीजेपी की इस नफरत की राजनीति को खत्म कर दे। लेकिन दोस्तों दरअसल बीजेपी की दो चीजें भारी पड़ रही हैं। पहला तो ये दोस्तों कि बीजेपी जब एंड में, जब चुनाव करीब आ जाते हैं तो वो गल्ला बांटने लगती है, खाने का सामान बांटने लगती है, पेट्रोल डीजल के दाम गिरा देती है, इससे जनता हो जाती है कंफ्यूज। दूसरा दोस्तों जो सबसे प्लस पॉइंट रहा है उत्तर प्रदेश का, वो आप माने या ना माने दोस्तों, वहां पर 50% लोगों के मन में दोस्तों अब हिंदू मुसलमान जो है वो बस चुका है। कई लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो हिंदू मुसलमान सोचते होंगे और सोचते होंगे कि अच्छा है योगी सरकार है, वरना हमारे साथ क्या होता। जबकि इससे पहले दोस्तों कांग्रेस थी, तब भी आपने देखा कि बाबरी मस्जिद को किस तरीके से ध्वस्त किया गया था। पहले कांग्रेस रहा करती थी, जब भी ये हुआ है, ऐसा नहीं है, हिंदू भाई तब भी सुरक्षित थे, आज भी सुरक्षित है। वो बात अलग है कि आज मुसलमान असुरक्षित हो गए, आज अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले किए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मोदी सरकार और योगी सरकार मिलकर नफरत फैलाने में हम कह सकते हैं कि कामयाब रही है उत्तर प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, पूर्व मंत्री नहीं बचा पाए दोस्तों अपनी अपनी सीटें पंजाब में। दोस्तों पंजाब से लेकर तो बीजेपी के आखिर वो कौन नेता है जो अपनी अपनी सीट हार गए, हम आपको बता दें दोस्तों। सबसे पहला नाम है सीएम चन्नी। चन्नी दोस्तों दो सीटों से लड़े, चमकौर साहब से और एक और जो है पर भदौरा से। दोनों सीटों पर दोस्तों चन्नी की करारी हार हो गई। वहीं पर एक टेप रिकॉर्डर, सोचिए टेप रिकॉर्डर सुधारने वाला चन्नी के सामने जीत गया। ऐसे ही दोस्तों
दोस्तों आपको बता दें पुष्कर सिंह धामी के साथ हुआ। भले ही उत्तराखंड में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली दोस्तों, लेकिन पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में चुनाव हार गए। वो तो ये बदौलत रही कि उनकी पार्टी के कारण उनकी जो यहाँ पर सरकार बन गई, यानी कि पुष्कर सिंह धामी की भी हार हो गई। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें पुष्कर सिंह धामी के बाद नंबर आता है जो है यहाँ पर अकाली दल का। अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल की भी दोस्तों करारी हार हो गई पंजाब में। इसी के साथ साथ दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह खड़े हुए, उनकी भी करारी हार हो गई। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें यशवंत सिंह, जी हाँ सॉरी यशवंत सिंह बोल रहा हूं कि दोस्तों पुष्कर सिंह धामी को जो टक्कर दे रहे थे, जी हाँ उनकी भी करारी हार हो गई है कांग्रेस के नेता। यानी कि दोस्तों ये साफ है कि जो लोग खड़े हुए उन लोगों का पत्ता कट हो गया, पुराने लोगों का। और ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि पुष्कर सिंह धामी का पत्ता जब कटा तो बीजेपी को झटका लगा। जितने भी बीजेपी के नेता या पूर्व लोग हैं उनका बुरी तरीके से करारी हार हुई है। और ये इस बात का सबूत रहा है कि एक के बाद एक सीएम बदलना बीजेपी को भारी पड़ रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वहां पर बहुमत मिल गई और हरीश रावत भी अपनी सीट खो बैठे, उनकी भी हार हुई है। मुझे लगता है दोस्तों कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी गलती ये करी कि हरीश रावत एक बार चुनाव पहले ही हार चुके थे, दूसरी बार भी हरीश रावत को खड़ा करना ये एक तरीके की बेवकूफी है। यकीन मानिए दोस्तों कांग्रेस अभी सत्ता में होती, पंजाब में भी वो सत्ता में होती अगर उसने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की जगह कोई और चेहरा चुना होता, या फिर दोस्तों कांग्रेस ने पंजाब में सही मुद्दे उठाए होते। हालांकि दोस्तों कांग्रेस की जो हार हुई है पंजाब में, इसको आप हार के तौर पर मत लीजिए, क्योंकि इसमें एक कारण यह भी है दोस्तों कि अब पंजाब को ऑप्शन मिल गया था तीसरा। देखिए पंजाब के लोगों ने बीजेपी को भी देख लिया आजमा कर, कांग्रेस को भी देख लिया। अब दरअसल पंजाब की जनता कुछ नया चाहती थी और इसीलिए उसने कहीं ना कहीं अब की बार आपको एक मौका दिया है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दो ओम प्रकाश राजभर, ओपी राजभर जिनको कहते हैं, ओपी राजभर की दोस्तों बम्पर जीत बिना जाए। सोचिए दोस्तों जमूराबाद में बिना प्रचार करे ओपी राजभर ने अपनी जीत दर्ज की है। भाजपाइयों के मुंह पर एक करारा तमाचा पड़ा है। याद है आपको बीजेपी के लोगों ने क्या कहा था कि ओपी राजभर अपना खाता तक नहीं खोल पाएंगे, लेकिन ओपी राजभर की पूर्ण बहुमत की जीत ये बताती है दोस्तों कि ओपी राजभर ने बिना प्रचार किए अपनी जीत हासिल की है। और यकीन मानिए दोस्तों अगर ओपी राजभर जैसे लोग हों और उन जैसी ही जनता हो जैसे ओपी राजभर को सपोर्ट किया, तो बीजेपी तो क्या दोस्तों कोई भी देश में आ जाए सरकार 2 मिनट में बदल सकता है। और यही कारण है कि ओपी राजभर जैसा भरोसा सपा के हर नेता पर लोग नहीं दिखा पाए और सपा की करारी हार हुई। देखिए दोस्तों मैं ये मानता हूं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी भी हुई है, लेकिन दोस्तों इतना फर्क फिर भी नहीं आता। चलिए अगर हम एक बार को मान लें कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और सच में हुई भी है, लेकिन दोस्तों ज्यादा से ज्यादा थोड़ा फर्क पड़ता है, 30 सीटों का पड़ता है, 40 सीटों का पड़ता है, ये फासला काफी ज्यादा है। और यकीन मानिए दोस्तों कि बीजेपी इस वक्त मजबूत बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में ही क्या पूरे देश में अगर बीजेपी को हराना है दोस्तों तो कांग्रेस को उसकी ही तरह सोच लाना होगी, बीजेपी की तरह ही शातिर बनना होगा। सबसे पहले तो दोस्तों जो काम है वो कांग्रेस को यह करना होगा कि उनको अपनी पार्टी का एक सही से गठन करना होगा। अपनी पार्टी में जो खराब लोग हैं, जो अपनी पार्टी पर निशाना साधते हैं, उनको बाहर फेंकना होगा, मजबूत चेहरों को लाना होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। जैसे कि आपने देखा, मैं इसलिए बोल रहा हूं कांग्रेस का बीच में ओपी राजभर के बीच में, क्योंकि ओपी राजभर एक मजबूत नेता बनकर उभरे हैं। और यह साबित हो गया दोस्तों कि ओपी राजभर ने जो कहा था वो करके दिखाया कि मैं बिना प्रचार करे जीतूंगा। और यकीन मानिए जमूराबाद के लोगों ने दोस्तों ओपी राजभर को सिर्फ इसलिए ही जिताया है क्योंकि उन्होंने अपने जगह के लिए काम किया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले बीजेपी को वोट मांगना आता है, हमें आंदोलन करना आता है, जगह जगह आंदोलन करेंगे पूरे देश में, क्योंकि अब देश बिक रहा है और देश को बचाने के लिए अब हमें मजबूत होना पड़ेगा, जनता को मजबूत होना पड़ेगा, सड़कों पर आएंगे लोग। आपको बता दें दोस्तों अब अगर बीजेपी को रोकना है तो सिर्फ 2 ही चीजें,
या तो आप अपनी पार्टी को मजबूत कर लो या फिर बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरो। अब यही दो रास्ते बचे हैं जनता के सामने। अगर बीजेपी को भगाना है तो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करना होगा, बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरना होगा, यहां तक कि इनका सफाया करने के लिए सड़कों पर जमकर प्रदर्शन होंगे। और ये हम नहीं कह रहा, ये राकेट टिकैत कह रहा है। राकेट टिकैत ने साफ कहा है कि अगर बीजेपी को जी वोट लेना आता है, जीतना आता है, तो हमें भी जो है यहां पर आंदोलन करना आता है, आंदोलन को चलाना आता है, और अब पूरे देश में होगा आंदोलन। अभी तो दोस्तों किसान हट गए थे, उनकी एमएसपी की गारंटी दी गई, लेकिन उसको एमएसपी को गारंटी नहीं बनाया गया। और यही कारण है दोस्तों जो फिर से अब एक बार किसान अपनी मंशा बना रहा है कि वो फिर से एक बार जो यहां पर उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेंगे, जगह जगह आंदोलन करेंगे और एमएसपी की गारंटी को लागू कराएंगे। आपको बता दें बड़े ड्रामे हुए, किसानों को के साथ ये वादा किया गया एमएसपी पर हम आपको गारंटी देंगे, हमें 2 महीने 3 महीने का समय दीजिए। लेकिन दोस्तों सरकार ने कोई समय नहीं दिया, समय दिया सरकार को, लेकिन उसके बाद भी कोई जो है यहां पर कार्रवाई नहीं की गई। यही कारण है जो अब बीजेपी को एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब पंजाब में आपकी आंधी में एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस उड़ गई है। आपको बता दूं दोस्तों पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 100 से लगभग ये कह सकते हैं कि 100 का आंकड़ा टच कर लिया। और इस आंकड़े को टच करने का मतलब दोस्तों कि आपको पूर्ण बहुमत मिल गई है। और यकीन मानिए दोस्तों ऐसी ही पार्टियां होंगी जो बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं अकेले अपने दम पर। अब वो जमाने गए दोस्तों गठबंधन के, कि इससे गठबंधन कर लिया, छोटे दलों से गठबंधन कर लिया। ये एक तरीके की बेवकूफी है दोस्तों। आपको मैं बताता हूं, दरअसल जब भी कोई किसी पार्टी से गठबंधन करता है, चलिए एक पार्टी से तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन छोटे छोटे गठबंधन से क्या होता है दोस्तों, लोगों को लगने लगता है कि ये पार्टी कमजोर है, ये इतने सारे गठबंधन कर रही है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसको वोट देना है। जाहिर सी बात है दोस्तों गठबंधन की सरकारों का इतिहास उठाकर देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से हार हुई है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे बात कर रहा हूं पंजाब की, लेकिन आखिर उत्तर प्रदेश को क्यों घुसेड़ रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आपने ये सीटें हासिल की हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में केजरीवाल मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनेंगे। ये आप आज लिखकर रख लीजिए कि केजरीवाल ही वो इंसान होगा जो बीजेपी को जगह जगह से हराएगा। जी हाँ, और ये केजरीवाल का कहीं ना कहीं सोच है जो केजरीवाल आगे निकलते जा रहे हैं, क्योंकि वाकई में केजरीवाल बीजेपी से 100 गुना अच्छा काम करते हैं। ना वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वो किसी भी जात धर्म का नाम ही नहीं लेते। यही राजनीति अपनाकर चल रहे हैं केजरीवाल के, सब धर्म के लोगों के वोट हमें मिले, और ऐसा हो भी रहा है। पंजाब में जितने भी मुस्लिम वोटर हैं उन सब ने एक तरीके से कह सकते हैं कि केजरीवाल को वोट दिया है। आपको बताता चलूं दोस्तों, केजरीवाल जीतने के बाद उनका कहना है कि हम अब परिवार की राजनीति नहीं चलेगी, अब राजनीति अलग ढंग से चलेगी, बाहर के लोग राजनीति चलाएंगे, परिवार के लोगों को जनता वोट नहीं देगी। परिवार से दोस्तों आप हमेशा सोचते होंगे कि बार बार ताना पड़ता है, परिवार का मतलब है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। इनको बार बार ताना मारा जाता है कि ये लोग परिवार के हैं और अपने ही परिवार की राजनीति चलाते हैं, बस परिवार के ही लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे कि पहले इंदिरा गांधी थी, उसके बाद राजीव गांधी आए, उसके बाद दोस्तों मनमोहन सिंह साहब आए, खैर वो तो बाहर के थे, और उस बार मनमोहन सिंह साहब का कार्यकाल सबसे अच्छा भी माना जाता है, लेकिन उसके बाद फिर राहुल गांधी आ गए। उसके बाद बीजेपी ने राहुल को इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया कि उनकी इमेज एक पप्पू की बना दी। और यकीन मानिए दोस्तों पप्पू बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जबकि राहुल गांधी की सोच प्रधानमंत्री से 100 गुना अच्छी है। प्रधानमंत्री दोस्तों पढ़े लिखे नहीं है, राहुल गांधी पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़े लिखे हैं, आज की सोच वाले हैं वो। उनकी सोच हिंदुत्व वाली नहीं है, हिंदू मुसलमान वाली नहीं है। और ये बात बीजेपी को पता थी, बीजेपी को पता था कि राहुल गांधी पढ़े लिखे इंसान है, उन्हें सीएम बनने से प्रधानमंत्री बनने से कैसे रोका जाए। तो बीजेपी ने पूरी गोदी मीडिया को भर भर कर मुंह में पैसा ठूसा। यहां तक कि दोस्तों प्रधानमंत्री के दौर से ये कह सकते हैं कि बीजेपी की आईटी सेल ने राहुल को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर खूब प्रोपेगेंडे चलाए। यही कारण है जो धीरे धीरे कर कर दोस्तों राहुल गांधी की जो इमेज थी वो खराब कर दी गई। और आज भी दोस्तों राहुल गांधी की एक अच्छी सोच जो है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर भारी पड़ती है। वो बात अलग है कि आज कांग्रेस कहीं पर भी नहीं जीत पाई, 5 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है। जाहिर सी बात है कि 3 राज्य तो हार गई है, 4 राज्य हारी है, 5वां तो उसके पास ही था कांग्रेस के।
पंजाब, लेकिन वो भी केजरीवाल ने अपने अंडर में ले लिया। तो ये कह सकते हैं कि दोस्तों इस वक्त कांग्रेस काफी कमजोर पार्टी है। और दोस्तों केजरीवाल की हार से मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस को दोस्तों हार मानना चाहिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि अब कांग्रेस को अपनी राजनीति बदल देना चाहिए। दो रीजन है दोस्तों मेरे पास, और दोनों आप दोनों पर एग्री करेंगे, आप कहोगे कि वाकई में सही है। पहला तो ये दोस्तों कि राहुल गांधी को 2024 के लिए एक ऐसा चेहरा चुनना चाहिए दोस्तों जो ना उनके रिश्तेदार में हो ना उनके परिवार का हो, और वो एक ऐसा चेहरा हो बाहरी दोस्तों जो कि ना सिर्फ दोस्तों काफी पॉपुलर हो बल्कि उसकी उम्र भी लगभग अच्छी खासी होना चाहिए, ताकि लोग ये ना सोचे कि एक यंग उम्र के खड़ा। आपने देखा है दोस्तों आज तक कोई भी यंग एज का प्रधानमंत्री नहीं बना। प्रधानमंत्री ज्यादातर ओल्ड एज के लोग ही बनते, जैसे नरेंद्र मोदी हुए, और जो है यहाँ पर इससे पहले आपने देखा था कि कांग्रेस में भी सारे यंग एज के ही बना करते थे। तो दोस्तों इस बात को कांग्रेस को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि फिलहाल एक ऐसा ऑप्शन लाना चाहिए पीएम नरेंद्र मोदी के सामने जो ना सिर्फ नरेंद्र मोदी को टक्कर दे दे बल्कि बीजेपी की घिग्गी बन जाए। जो है यहाँ पर उस शख्स को देखकर, जैसे ममता बनर्जी हुई दोस्तों, ममता बनर्जी एक ऐसा नाम है जो अगर बीजेपी के सामने चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी की करारी हार हो जाती है। और यहां तक कि नरेंद्र मोदी का जादू भी ममता बनर्जी के आगे नहीं चल पाता है। तो दोस्तों कांग्रेस का सबसे बड़ा हार का मकसद ही है, कांग्रेस इतनी जगह हार रही है लेकिन वो एक चीज नहीं समझ पा रही है कि वो परिवार की राजनीति अब लोग नहीं देखेंगे। अब बहुत हो गया प्रियंका गांधी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राहुल गांधी। इससे क्या है दोस्तों, इन दोनों की ही, हालांकि प्रियंका गांधी को तो चलिए फिर भी ठीक है, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी की इमेज इतनी बिगाड़ दी है नरेंद्र मोदी ने कि शायद ही अब राहुल गांधी को कभी, अभी इस एज की बात कर रहा हूं, हालांकि बाद में जब उनकी ओल्ड एज हो जाएगी तो हो सकता है दोस्तों राहुल गांधी पीएम बन जाए, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी को एक ऐसा चेहरा लाना चाहिए दोस्तों जो ना सिर्फ नरेंद्र मोदी की काट करे बल्कि दोस्तों वो हिंदुत्व की काट कर दे। यानी कि जो हिंदुत्ववादी, ये लोग बार बार हिंदुत्व का सहारा लेते हैं, एक ऐसा नाम आना चाहिए पीएम के लिए जो ना सिर्फ हिंदुत्व को दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं उसकी काट हो, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर वो 100 गुना भारी पड़े। तब दोस्तों कांग्रेस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं कि कांग्रेस इस वक्त कमजोर है, बीजेपी के सामने कोई दिग्गज नहीं खड़ा है, इसीलिए बीजेपी बार बार जीत जाती है। अगर बीजेपी के सामने दोस्तों कोई दिग्गज हो तो आप खुद देखें कि बीजेपी की हार किस तरीके से होती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, जी हाँ, अगला नंबर दोस्तों गुजरात का। क्या अब केजरीवाल मोदी के ताबूत में ठोकने वाले हैं आखिरी कील? दरअसल दोस्तों आपको बता दें केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि अगला नंबर गुजरात का है। आपको बताता चलूं दोस्तों गुजरात में नगर निकाय चुनाव में केजरीवाल की भारी बहुमत से जीत हुई थी और बीजेपी को यह बात हजम नहीं हो रही थी। दोस्तों मैंने आपसे इससे पहले ही कह दिया था, जबकि अभी हाल ही में यह बात निकलकर सामने आई है कि अब अगला नंबर केजरीवाल गुजरात का है। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि केजरीवाल ही अब वो नाम है जो बीजेपी के लिए टेंशन खड़ी कर रहा है और बीजेपी को यह लग रहा है कि केजरीवाल मोदी का ऑप्शन बन चुके हैं। क्योंकि दोस्तों केजरीवाल की एक शातिरनेस को आपने अभी तक नहीं ऑब्जर्व किया होगा। ना केजरीवाल हिंदुत्व की तरफ बोलते हैं, ना केजरीवाल मुसलमानों की तरफ बोलते हैं, बस उनका सिर्फ एक ही है दोस्तों, काम से मतलब रखते हैं, विकास की बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हो आप नहीं सुनोगे। और यही केजरीवाल का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है और केजरीवाल हिंदू मुसलमान ही नहीं करते। यानी कि केजरीवाल वो ऑप्शन है जो अब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।